नमस्कार दोस्तों, रिवीजन क्लास में स्वागत है। हम पिछली वीडियो में मरणोत्तर देखे थे। मरणोत्तर छूट गया था हमारा चैप्टर, तो मरणोत्तर और संगम काल, तो हम इसको देखेंगे। मरणोत्तर कंप्लीट हो चुका पूरा। अगर नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देखिएगा। पिछली वीडियो पड़ी है, वो मरणोत्तर की है। अच्छी वीडियो है, कंटेंट अच्छा है। अगर देखेंगे फिर अगर वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइए। हम देखेंगे आज संगम काल। ठीक है, संगम काल में देखिए क्या कहता है संगम काल, कि इसका काल निर्धारण कौन कौन से जो इतिहासकार हैं क्या क्या कहते हैं। संगम काल का काल निर्धारण को लेकर विद्वानों में मतभेद है। आरसी मजुमदार जो हैं प्रथम सदी से तीसरी सदी तक कहते हैं। जो आरसी मजुमदार हैं वो कहते हैं जो संगम काल का काल है वो आपका प्रथम सदी से लेकर तीसरी सदी तक है। फिर एक देखेंगे, एक इतिहासकार हैं वैपुरा पिल्लई, एस वैपुरा पिल्लई, ये कहते हैं 300 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी तक है। फिर आपका सुब्रमण्यम हैं, वो कहते हैं 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक है। ठीक, संगम साहित्य का सृजन काल 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक माना जाता है। 300 ईस्वी तक माना जाता है, पूर्व नहीं, 300 ईस्वी तक माना जाता है। ठीक, संगमों का आयोजन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछता है जितने संगम हुए हैं उन संगमों का आयोजन। प्रथम संगम जो था ये आपका, इसका स्थल मदुरई था, मदुरई। ठीक है, अध्यक्ष इसके अगर तैयार हुए थे, इसे अगस्त ऋषि कहते हैं। अगर अध्यक्ष अगस्त ऋषि हुए और सदस्यों की संख्या टोटल 549 मिलती है। ग्रंथ इसमें आपका अगस्त्यम लिखा था। ठीक है। और संगम के बारे में एक चीज़ देख लीजिएगा, मतलब अभी इस प्रथम संगम से छोड़ के थोड़ा सा हट के है कि जो संगम है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है। पूछ सकता है कभी, ये जो संगम है आपका संस्कृत भाषा का शब्द है। इसका जो अर्थ होता है, संगम का अर्थ होता है मिलन। जैसे कि गंगा माँ और यमुना यहाँ के प्रयागराज में मिलती हैं तो वो संगम कहलाता है। तो इनका होता है मतलब मिलन। ठीक है। और प्राचीन भारत में जो आपका कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों में जो तमिलकम प्रदेश कहते हैं, तमिल के पास तमिलकम प्रदेश में तमिल कवियों एवं विद्वानों का जो मिलन था उसे ही संगम कहते हैं। तमिल जो कवि थे, तमिल कवि और आपके जो विद्वान हैं उनके मिलन को संगम कहा जाता है। और ये मिलन था आपका एक मतलब इतिहासकार थे प्रोफेसर मेहन डालने। इन्होंने इसकी तुलना जो मतलब वर्तमान आधुनिक आपका फ्रांसीसी अकादमी है उससे की थी। जैसे यूरोपियों में आपका जो प्रोफेसर होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उनके पढ़ाई का स्टैंडर्ड हम लोगों से बहुत अलग है। वो अपना एक साथ पढ़ के डिस्कशन करके अच्छे से पढ़ते उनका है। ठीक है। और देखिए क्या होता है कि संगम साहित्य ना, जितने संगम संस्कृति में आपके जब दक्षिण भारत है तो इसमें यहाँ पे आपके चोल हैं, फिर ये चेर हैं, अरे ये पांड्य, ये चेर हैं। ठीक है, इनके बारे में जानकारी मिलती है, इनके संस्कृति के बारे में, लेकिन चेरों के बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती है। ठीक है। और ये जो तीन संगम है वो पांड्य राजाओं ने आयोजित किया था। ये जो पांड्य थे यहाँ पे, ये मदुरई इनकी राजधानी थी। तो तीनों संगम जो था यह पांड्य राजाओं ने आयोजित करवाई है, पांड्य राजाओं ने। ठीक है। और इसके बारे में थोड़ा जानकारी देखते हैं, फिर इसके बाद ये हम लोग देखेंगे प्रथम संगम, द्वितीय संगम। और ये संगम का जिससे मतलब कि उल्लेख कहाँ मिलता है ये भी है, पूछता है। तो देखिए पांड्य राज्य का उल्लेख सर्वप्रथम, पांड्य राज्य का उल्लेख आपका सर्वप्रथम मेगस्थनीज करता है, मेगस्थनीज। ठीक है, मेगस्थनीज ये करता है। और इसने पांड्य राज्य को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताया है। ठीक है, इसने कहा यहाँ की मोतियाँ जो हैं प्रसिद्ध हैं और यहाँ का जो शासन वो स्त्री के हाथ में है। इसने कहा यहाँ का शासन स्त्री के हाथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और है, अशोक का जो देखेंगे कि दूसरा अभिलेख है, दूसरे अभिलेख में चोल, चेर और पांड्य और सतीपुत्र इनका उल्लेख मिलता है ना, ये जानते होंगे आप। और 8वीं शताब्दी ईस्वी में जो
ये बहुत नाम इम्पोर्टेंट है। इरैनार, इरैनार अगप्पोरुल है, अगप्पोरुल ही कहते हैं, हाँ अगप्पोरुल है, अगप्पोरुल। ये जो थे आपका, इन्होंने एक भाष्य लिखा है, वो भाष्य की भूमिका में तीनों संगमों का वर्णन किया है, यही बात है, ये इम्पोर्टेंट है। और इनके अनुसार आपके जो इरैनार इरैनार अगप्पोरुल हैं, इन्होंने, इन्हीं के अनुसार ये कहा जाता है कि 9,990 वर्ष, 9,900 वर्ष तक तीनों संगम चले थे। इन्हों तीनों संगमों का जो काल इतना लंबा बताया था इन्होंने। और इसमें जो आपके टोटल जो कवि शामिल हुए थे वो 8598, कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, 8598 भाग लिए थे। और 197 पांड्य राजाओं ने संगमों को आरक्षण दिया है। तीनों जो संगम हुए थे वो 197 पांड्य राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। ये बात पता चलती है। और संगम युग की संस्कृति की जानकारी संगमकालीन साहित्य रचनाओं से मिलती है, जो ऊपर हम लोग अभी आगे देखेंगे भी। और संगम युग की तिथि देखिएगा कि जो हम लोग ऊपर देखे हैं, ये देखे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा। इसी में जोड़ना हो तो जोड़ लीजिएगा कि हम थोड़ा कम बताएं। अभी देखिए मैं बता देते हैं कि 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईसा पूर्व से लेके 500 ईस्वी तक ये कौन बताया है, तो आपके श्रीनिवास अयंगर जी थे, ये बताए थे। श्रीनिवास अयंगर जी, निवास अयंगर जी, ठीक है, ये बताते हैं। और BR रामचंद्र जी थे, वो भी बताते हैं। 500 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी तक, 500 ईस्वी से 300 ईस्वी तक ये प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री, क्योंकि ये भारत के हैं मतलब, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ये 500 ईस्वी से लेके 300 ईस्वी बताते हैं, ईसा पूर्व नहीं, 500 ईस्वी से लेके और 300 ईस्वी तक, ठीक है, ये बताते हैं। और किसी का नाम सब देख चुके हैं हम। हाँ, अब देखिएगा यहाँ से, यहाँ ही हम लोग छूते थे। प्रथम आपका जो संगम का स्थल मदुरई है, अगत्यार कहते हैं ऋषि अगस्त को, ठीक है, ऋषि अगस्त या अगत्यार कहते हैं इनको। सदस्यों की संख्या 549 थी इसमें। और 89 पांड्य शासकों का सच, पहले वाले को जो पहला संगम है, यहाँ देखिएगा, एक मिनट, कलर चेंज, पहला वाला संगम है, इसमें 89 पांड्य राजाओं का संरक्षण मिला है, 89, ठीक है। और यह कुल 4400 वर्षों तक चला। और इसमें कुल 4499, देखिएगा लिख देता हूँ, 4400 वर्षों तक ये चला, ये संगम 4400 वर्षों तक चला। और देखेंगे कि 4499, हाँ 4499 है। लेखक थे, इन लेखकों की रचनाओं का प्रकाशन हुआ था इसमें। लेकिन यह संगम का कोई भी ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। अगस्त ऋषि के अकट्य नामक ग्रंथ में इसकी रचना का उल्लेख मिलता है, सिर्फ इतना जान लीजिए आप। और ये पहला जो संगम था सबसे अधिक समय तक चला था, मतलब सबसे अधिक, सबसे लंबा, ठीक है। दूसरा देखिएगा, दूसरा जो संगम है यहाँ लिखा है, ये स्थल कपाटपुरम या इसे अलवई कहते हैं, ठीक है। और इसके जो अध्यक्ष थे वो भी अगत्यार थे, परंतु बाद में तोल्कापियर इसकी अध्यक्षता करते हैं बाद में। और इसमें कुल संगम के जो राजा थे टोटल, वो 49 राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था। और नहीं सॉरी, 49 इसके सदस्य थे, जैसे इसमें 549 थे ना, इसमें 49 थे, केवल 49। और 59 राजाओं ने इसको संरक्षण दिया था, 59, इतना याद रखिए, और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये बात है कि इस संगम में जो द्वितीय संगम है, इसमें एकमात्र तमिल व्याकरण ग्रंथ तोल्कापियम ही उपलब्ध है, एकमात्र, ठीक है। और इस संगम के प्रसिद्ध सदस्यों में आपका बेल्लूर हैं, काप्यायन हैं, कुरून गोलमोसी, ये सब नाम याद रखिएगा। और तृतीय संगम देखिएगा आके, तृतीय संगम, ये आपका तृतीय संगम है। इसकी जो स्थल इसका है आयोजन का, ये आपका उत्तरी मदुरई, और इसके अध्यक्ष हैं नक्कीरर, ठीक है। 49 सदस्य इसमें भी रहते हैं, सदस्यों की संख्या 49 है, यहाँ भी 49 लिखा है, देखिए वो देखा नहीं था मैं, अपने चक्कर में पड़ा हूँ मैं, हाँ ठीक, 49 सदस्य हैं। और इसमें जो 49 राजाओं ने इसका संरक्षण दिया, तीसरे वाले का 49 राजाओं ने संरक्षण दिया है। और देखिएगा
कि इसमें जो है प्रसिद्ध जो सदस्य हैं, इसमें इरैनार जो आप बताए थे, कपिलार हैं, परनार हैं, शीतले सतनार हैं। ये बहुत सबसे इम्पोर्टेंट है, शीतले सतनार थे। और आप जानेंगे कि अधिकांश ग्रंथ किसी के मिलते नहीं हैं, और इसका जो ग्रंथ है पत्तू पातुत और आपका इत्तो तोगई, पदनेन लकड़ंकु, ठीक, ये इसके ग्रंथ हैं। अब देखिएगा संगम साहित्य में राजवंश आ गया ना, इसका एक चीज़ और संगम साहित्य के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। देखिए थोड़ा सही से लिखने के लिए ऐसे कर देते हैं इसका। देखिए संगम साहित्य का इसमें सही से लिखता है संगम साहित्य। संगम साहित्य की जो भाषा थी वो भाषा थी तमिल, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है। भाषा तमिल थी। और एक भी मतलब जैसे संगम साहित्य के जो ग्रंथ हैं, अभी वर्तमान समय में अगर हम देखेंगे कि वर्तमान समय में इसका संपादन कौन करता है, प्रकाशित कौन करता है, तो ये एक साउथ इंडिया शैव सिद्धांत पब्लिशिंग सोसाइटी तिनवेली है। पब्लिशिंग सोसाइटी तिनवेली वही इसका पब्लिशिंग करती है। और इसमें जो संगम साहित्य है, पहला सबसे इम्पोर्टेंट देखिएगा, पहला ये मिटा देते हैं थोड़ा, पहला है तोल्काप्पियम। ये आपका तोल्काप्पियम टी है, तोल्काप्पियम, ठीक है, ये तोल्काप्पियम इसे लिखा है तोल्काप्पियर जी ने, ठीक है, तोल्काप्पियर लिखा है। जो दूसरे में बाद में अध्यक्ष बनते हैं वही लिखे हैं दूसरे संगम काल में, तोल्काप्पियर, ठीक है, यही लिखते हैं इसको। और यह एक व्याकरण ग्रंथ है और इसकी रचना सूत्र शैली में हुई है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मिटा लेते हैं। इसकी जो रचना है आपका, इसकी रचना सूत्र शैली में हुई है, और इसमें व्याकरण के साथ साथ धर्म, मोक्ष, अर्थ, काम, ये सब की नियमावली का ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ आता है आपका, दूसरा का नाम है एतुतोकै, मतलब कि अष्ट संग्रह, इसे कहते हैं एतुतोकै, ठीक है, या इसे कहते हैं, या कर लीजिएगा, अष्ट संग्रह, ये कहते हैं अष्ट संग्रह। अब इसमें क्या है कि यह एक संग्रह ग्रंथ है, और यह तीसरे संगम में लिखा गया था संगम में। और इसके अंदर मतलब ये 8 भागों में विभाजित है। ये 8 ग्रंथों का एक मतलब मिलासुरा ग्रंथ है, 8 ग्रंथों को मिला के बनता है ये आपका। इसीलिए इसे अष्ट संग्रह कहते हैं। ये 8 ग्रंथ टोटल मिला के हैं। जैसे में सारा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो मैं फिर भी इसी में पूछ लेता। जैसे इसमें पुरनानूर है, पुरनानरू, मतलब कि इसमें देखिए पहले है नड़न्नी, बहुत कठिन नाम है, पूछेगा नहीं, थोड़ा बस ऊपर देख लीजिएगा। नड़िन्ने है, कुरुंथोके है, फिर परिपादल के बारे में पूछता है। क्योंकि परिपादल क्यों पूछता है, यह तमिल साहित्य का प्रथम संगीत संग्रह है परिपादल, इसलिए पूछता है। इसमें क्या है कि इसी संग्रह में इंद्र द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ किए गए दुर्व्यवहार और भक्त प्रहलाद का वर्णन दिया गया है, इसलिए ये याद है। ये वाला नहीं, देखिए इसका नाम लिखता हूँ मैं, 1 मिनट। परिपादल, ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि इसमें प्रथम संगीत संग्रह तमिल साहित्य का। दूसरी बात है कि इंद्र द्वारा गौतम ऋषि की पत्नी के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उसका उल्लेख है, और भक्त प्रहलाद का वर्णन किया गया है। एक गीत में मयूर नृत्य का स्वाभाविक वर्णन मिलता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक। जो पुरुनानूर है, इसमें पूरम नाम से भी जाना जाता है, ठीक। अहनानूर है, मदुरा निवासी रुद्र शर्मन ने पांड्य शासक उग्र पेरुआर आदि को संरक्षण दिया था। ये इतना इंपॉर्टेंट है और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। देखते हैं थोड़ा, देखिए संगमकालीन राजवंश, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इसमें तो छोटा दिखेगा, काट ही देते हैं इसको, रुक जाइए, डिस्कार्ड, हाँ ठीक। ये देखिएगा चोर राज्य हैं जो संगमकालीन राज्यों में सबसे प्राचीन माना जाता है, चेर राज्य। इसमें केरल और तमिलनाडु का हिस्सा सम्मिलित था। चेर की राजधानी कोरकई वंजीपुर थी। चेर का जो राज्य का प्रथम शासक था उदयन या से जेराल था, और इसकी द्वितीय राजधानी थी, उसे टोंडी कहते थे। और इन सब का जो राज्य चिन्ह था ना, राज्य चिन्ह पूछता है, अरे यार कहाँ चला गया ये,
एक मिनट। हाँ, इन सब का जो राज चिन्ह था वो आपका धनुष था। राज चिन्ह धनुष था, धनुष याद रखिएगा, धनुष। ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे। चेर राज्य के प्रतीक का चिन्ह धनुष था। और आपका सेन गुट्टवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। शेर गुट्टवन ने सर्वप्रथम पत्नी पूजा प्रारंभ की थी। अधिक ईमान और अधिगैमान अंजी ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत में गन्ने की खेती की शुरुआत की थी। कुड़को इंजराल और इरपोरई अंतिम चेर शासक था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखेंगे कि जो उदयन जेराल है, उदयन जेराल यह प्रथम शासक था। देख लेना, इसका जो काल माना जाता है 130 ईस्वी तक माना जाता है टोटल। ठीक है, और इसे जो क्या होता है कि कहावत एक थी कि कुरुक्षेत्र में भाग लेने वाले सभी योद्धाओं को भोजन कराया था। इसी कारण से महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि मिली थी। महाभोजन उदयन जेरल की उपाधि मिली थी। आगे देखिएगा, चेरों के बाद कौन आता है? चोल आते हैं, चोल। तो चोलों की जो राजधानी थी, चोलों की राजधानी ये पुहार या कावेरी पत्तनम थी। याद रखिएगा, कावेरी पत्तनम, कावेरी पत्तनम। इस पे लिखता नहीं बढ़िया से यार। ठीक है, इस जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिएगा। प्रारंभिक राजधानी इसकी उत्तरी मतलब मनलूर थी एवं उरईउर कहते हैं। चोलों की राजधानी उरईउर, बाद में कावेरी पत्तनम। याद रखिएगा, उरईउर पहले थी, फिर बाद में कावेरी पत्तनम। इनका जो राज्य चिन्ह था वो बाघ या चीता था। इनका राज्य चिन्ह था जो वो बाघ या चीता था। ठीक, अब देखिएगा कि ये पेन्नार या वेल्लार नदी के मध्य स्थित थे। इनकी राजधानी मनलूर उरईउर कावेरी पत्तनम थी। ठीक है, चोल राज्य का प्रतीक चिन्ह या बाघ था। चोल राजा एलारा ने श्रीलंका पर विजय की थी। ठीक है, एलारा, एलारा जो था यह ईसा पूर्व की दूसरी सदी में मध्य में गद्दी पर बैठा था। चोल का पहला शासक था ये। श्रीलंका पर विजय प्राप्त की थी। 50 वर्षों तक वहाँ शासन किया था। इसी के बाद आता है करिकाल। लिखा है करिकाल। करिकाल चोल राजाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक है ये। ठीक है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। और आप देखेंगे कि करिकाल का जानते हैं अर्थ क्या होता है? पांव जला व्यक्ति। करिकाल मतलब होता है, करिकाल, ये काल कर दीजिएगा, करिकाल पांव जला व्यक्ति इसका अर्थ होता है। और वेणी के युद्ध में चेर पांड्य सहित 11 राजाओं को हराया था। ठीक है, अब देखेंगे कि वाहे परंद लाई के युद्ध में 9 राजाओं को हराया था। और कावेरी नदी में पुल बनवाया और राजधानी कावेरी पत्तनम स्थापित कर दी। फिर पेरुनर कल्ली ने राजस्व युद्ध करवाया था। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, वेणी का युद्ध क्या है कि इस युद्ध में कारिकाल पांड्यचेर को और 11 राजाओं को हराया था। और इसी युद्ध में चेर शासक जो था इसका नाम था पेरुम सेरल आदन। उसका नाम था पेरुम सेरल आदन ने अपनी पराजय के बाद आत्महत्या कर ली थी। ये जो, ठीक है, चेर राजा था। और इसी के समय ये पहला राजा था। ये वाला जो वाहे परंदलई का युद्ध जो था, इस युद्ध में करिकाल 9 छोटे शासकों को हराता है। आगे देखेंगे कि शिल्पाधिकारम, अभी बताएंगे महाकाव्य जो हैं, शिल्पाधिकारम जो है, शिल्पाधिकारम नामक ग्रंथ में करिकाल को हिमालय तक भारत की विजय की चर्चा करता है ये। ठीक है, ये अनेक वैदिक यज्ञ किए थे, ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिएगा, नेक्स्ट है पांड्य वंश। ठीक है, यह भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्वी भाग में थे। पांड्य की राजधानी आपका कोलकई या मदुरई थी। ठीक है, प्रारंभिक राजधानी इसकी कोरकई थी। कोरकई कर लीजिए, कोरकई लिखा जाता है, कोरकई। और मदुरई बाद में राजचिन्ह इनका मछली था, राजचिन्ह मछली था। पांड्य का प्रथम राजा जो था पलसाल ई मुडुकुडुमी। ठीक, पलसाल कहते हैं, पलसाल ई मुदुकुदमी। ठीक है, इसे पांड्य वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक माना जाता है, क्योंकि पलसाले का अर्थ होता है अनेक यज्ञशालाएं बनाने वाला। इसे अनेक यज्ञ भी कहे हैं। ठीक है, ये चीज़ जान लीजिएगा। और पांड्य राज्य जो भारतीय महाद्वीप के जो सबसे दक्षिणी, आप देखेंगे दक्षिणी या दक्षिण पूर्व भाग में स्थित बताए हैं। जो इधर पांड्य जो थे ऐसे, तो ये पांड्य थे, इधर दक्षिण पूर्वी पे पांड्य थे। और नेडियोन था एक, पांड्य वंश का प्रथम शासक कहते हैं इसे। और ऐतिहासिक मानते हैं तो आपका पलसाल ई मुकुदुमी का मानते हैं। ठीक, ये देखिए आगे क्या है।
तलैयांग गानम का युद्ध है, ठीक है। तलैयांग गानम का युद्ध है जो यह 290 ईस्वी पूर्व में लड़ते हैं। इस युद्ध में पांड्य शासक नेडुजेलियन ने चोल व चेर सहित 7 मित्र सामंतों को हराया था। ये इम्पोर्टेंट है। और आप देखेंगे कि नल्ली व कोडम अंतिम पांड्य राजा था, ठीक है। हो गया कि नल्ली व कोडन अंतिम पांड्य राजा था। अन्य तथ्य देखिएगा क्या क्या है। संगम काल राजतंत्रात्मक था। राजा का पद वंशानुगत था। न्याय व्यवस्था सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। फिर देखेंगे कि समाज में वर्ण व्यवस्था का प्रभाव था। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि व्यापार थे। आंतरिक व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। वैदिक धर्म की प्रधानता थी, ठीक। नेक्स्ट देखेंगे मुरुगन स्वामी सुब्रमण्यम की पूजा प्रचलित थी। और आप देखेंगे पशु बलि की प्रथा प्रचलित थी, ठीक। और देखेंगे देखिए कि जो संगम देखें कि ये वंशानुगत राजतंत्र रहता था। तो जो इनके राजा ना उपाधि धारण करते थे। उपाधि कैसे कैसे उपाधि जानते हैं? मन्नम, बेंदन, ये उपाधियाँ थी। बेंदन, कारवेन, महाराज धीराज नहीं, कारवेन। फिर इरयन, अधिराज, ये सब उपाधियाँ थी इनकी। और ये को उपाधि धारण एवं राजाओं और क्या कहते हैं कि देवताओं और राजाओं दोनों के लिए प्रयुक्त करती थी। जो उपाधि होती थी, जो को उपाधि, ये को उपाधि धारण करते थे। को करते थे। तो ये जो उपाधि थी देवताओं और राजाओं दोनों के लिए प्रयुक्त करती थी। राजा का जो जन्म दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता था, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर और कुछ है कि जो मनरम है इसका शाब्दिक अर्थ होता है कि नगर, जबकि पोडियाल का शाब्दिक अर्थ होता है सार्वजनिक स्थल। इनमें जो प्रश्नावली जो शब्दावली देता है उसके बारे में कह रहे हैं हम कि मनरम का शाब्दिक अर्थ होता है नगर और पोडियाल का शाब्दिक सार्वजनिक स्थल होता है। और राजा की जो शक्ति होती थी, राजा की शक्ति पर 5% का नियंत्रण होता था। जो कि एक बार देख ही लेते हैं इसको PDF से। देखिए महाकाव्य के बारे में कह रहा था मैं, तो संगम काल के जो महाकाव्य हैं वो देख लीजिएगा। ये महाकाव्य यहाँ लिखे हैं, थोड़ा सा जूम कर लें, ठीक। इसमें कुल 5 महाकाव्य हैं। शिल्पाधिकारम, इसके लेखक हैं इंग्लो आदिगल नामक जैन विद्वान थे शिल्पाधिकारम के। इसको तमिल भाषा का पहला मतलब काव्य माना जाता है। शिल्पाधिकारम का अर्थ होता है नुपुर की कहानी, मणिमेखला। इसके सतिलय सतनार कहते हैं, इसके वो लेखक हैं। इस ग्रंथ को तमिल साहित्य का उड़ीसी कहा जाता है। जीवक चिंतामणि, इसके लेखक हैं आपके तुरुवक्वेदेवर। ये इसके अलावा अन्य 2 महाकाव्य वलयपति और आपका कुंडलकेश कर लिखते हैं। ये कुंडलकेशी लिखते हैं। चोल और चेर और पांड्यराज के बारे में देखें हैं। ये आप पैराग्राफ मतलब ये माइंड मैप में देख लीजिए। चोल हैं उत्तर पूर्वी दक्षिण भारत। बाघ या चीता इनका प्रतीक था। उरयू राजधानी और आपका फिर पुहार भी राजधानी थी। तृतीय राजधानी कावेरीपुत्रम देखे हैं। चेरों का दक्षिण पश्चिम भारत में धनुष इनका चिन्ह था। वांजी या करुयर तोंडी राजधानी थी इनकी। पांड्यों का देखेंगे सुदूर दक्षिण का क्षेत्र था। मछली इनका चिन्ह था। कोरकई और मदुरई की राजधानी थी। संगम युग का प्रशासन ये बताने को कह रहा था मैं कि इस युग में वंशानुगत शासन व्यवस्था थी। इस समय राजा को वो बताया था मैं मनरम व अधिराज नाम से जाना जाता था, ये बता चुके हैं। राजा के सहयोगी जो थे मंत्री को कहते थे अमैचार। पुरोहित को कहते थे पुरोहितार। ये पुरोहितार कहते थे पुरोहित को। सेनापति को सेनापतियार कहते थे। और जो दूत होते थे, दूत या राजदूत, उन्हें दूतार कहते थे, दूतार। गुप्तचर को ओर्रार कहते थे, ओर्रार, ओरसर नहीं, ओर्रार। ये है ओर्रार, ओर्रार, ठीक। और इन्हीं में मंडलम होते थे। मंडलम के बाद नाडु, ये नाडु।
फिर उर, उर मतलब नगर, उर नगर होते थे। नगर के बाद पेरू आता था, एक बड़ा ग्राम होता था। सिरूर होता था छोटा ग्राम। उसके बाद आपका मुदुर, मुदुर जो होता था प्राचीन, प्राचीन गम होता था। ठीक। न्याय प्रशासन, राजा ही न्याय का मुखिया था। राजा के न्यायालय को मन्नम कहा जाता था। इस समय चोरी करने पर हाथ तथा झूठ बोलने पर जीभ काट दी जाती थी। विवाह देखिएगा, इस समय प्रेम विवाह पंचतीर्ण कहा जाता था। और लकड़ी का जो लकड़ी की सॉरी लकड़ी कह रहा हूँ, लकड़ी, लकड़ी लिखा है, लकड़ी लिखा है नहीं, लड़की है। हम कहीं गलत पढ़ रहे हैं। लड़की, लड़की की आयु जो 12 वर्ष और लड़के की आयु 18 वर्ष थी। गणिकाओं को परतियर कहा जाता था, परतियर। ठीक है। यहाँ मैं पहले देख चुके हैं, यहाँ पे चोल हैं, ये पांड्य हैं और आपका ये चेर है। ठीक। अब ये प्राचीन काल के आपके साहित्यकार, इतिहासकार इसमें देख लीजिएगा। हेरोडोटस हिस्टोरिका लिखता है 5वीं शताब्दी में। पाणिनि अष्टाध्यायी। पतंजलि जो लिखते हैं महाभाष्य। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के दरबार में रहते थे, याद करिएगा, अश्वमेध योग कराए थे अयोध्या वाले। यास को जो है निरुक्त लिखते हैं। कात्यायन वर्तिका लिखते हैं। विशाख दत्त मुद्रा राक्षत और देवी चंद्र गुप्तम। अमर सिंह अमरकोश। वात्सायन आपका कामसूत्र। सूरदास लिखते हैं सूर सागर, सुरावली, साहित्य लहरी। दंडिन लिखते हैं 10 कुमार चरितम और आपका काव्यदर्श। फिर तुलसीदास जी लिखते हैं रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली। कालिदास की रचना है अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम, ऋतु संहार, मालविका मित्रम और मेघदूत। भवभूति का है उत्तर रामचरितम, आपका जो 7 अंकों में राम की जीवन की कथा है। कुमारदास का है आपका जानकी हरणम। चाणक्य का है अर्थशास्त्र। कल्हण का है राजतरंगिणी, कश्मीर का इतिहास इसमें। वाकपति का गोडवाहो 8वीं सदी के प्राकृतिक भाषा में लिखा है। भारवी का किरातार्जुनियम। हर्षवर्धन का नागानंद रत्नावली, प्रियदर्शिका। राजशेखर का कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, बाल रामायण, बाल भारत और विद्यासाल भंजिका। बरामीर खगोल शास्त्री हैं। बृहद जातक, पंच सिद्धांतिका, बृहद संधिका। चरक जी हैं जो राजवैद है कनिष्क के, चरक संहिता लिखते हैं। ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खादक लिखते हैं। अश्वघोष का बुद्धचरित, सौदरानंद और सरिपुत्र प्रकरण। भास का जो है स्वप्नवास दत्ता, चारुदत्त। ठीक है। उदयन और वासुदत्ता की प्रेम कहानी है। अब देखेंगे जयदेव का गीत गोविंद, लक्ष्मण सेन। सौर वर्मा का कातंत्र, विष्णु शर्मा का पंचतंत्र, भास्कराचार्य का लीलावती, बीज गणित, गृह गणित और गोलाध्याय। आगे देखेंगे कि आर्यभट्ट का आर्यभट्टी ग्रंथ और दशमलव का स्थानिक मान। महेंद्र वर्मा का मत विलापासन, जीमूत वाहन का आपका दाय भाग, विज्ञानेश्वर का मिताक्षरा और शूद्रक का आपका मिचकटिकम। ठीक है, ये हो गया। आगे देखेंगे और देखिएगा अन्य तथ्य में कि केंद्रीय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी राजा होता था। राज्य पद वंशानुगत था, आपका युवराज श्रेष्ठ पुत्र बनाया जाता था। गांव के प्रकार साधारण गांव उरिया यह साधारण गांव था। अग्रहार गांव ये ब्राह्मणों को दान में दिए गए कर मुक्त गांव थे। देवदान ये गांव मंदिरों के लिए दान में जाते थे। स्थानीय स्वशासन यह चोल, ये सब चोलों का है, चोलों के बारे में। चोल प्रशासन में सबसे उल्लेखनीय विशेषता है सभाओं के प्रकार। चोल प्रशासन में चोलों को देख लीजिएगा, अन्य ये चोलों का थोड़ा स्पेशल है, मिल गया तो दिखा देते हैं। उर यह गांव की प्रधान की समिति थी और यह सर्वसाधारण समिति से काम करती थी। आपका सभा या महासभा या अग्रहार गांव में होती थी और ब्राह्मणों का संगठन था। नगरम आपका व्यापारियों की समिति होती थी। समाज जो वर्ण व्यवस्था आधारित था। सजातीय अनुलोम प्रतिलोम विवाह होते थे। पर्दा प्रथा प्रचलन था। सती विवाह प्रचलित था। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिएगा, 1-2 पेज देख लेते हैं। एक ही शब्द में 3 मानव कंकाल निकलते हैं दमदमा से, प्रतापगढ़। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? लेखैया से। द रूट्स ऑफ एशियंट इंडिया के लेखक कौन से हैं? तो आपके W.A. फेयर सर्विस हैं। विक्रमशिला की स्थापना किसने करवाई? धर्मपाल। कलिंग युद्ध का विवरण अशोक के किस अभिलेख में? 13वें अभिलेख में। सर्ग प्रसर्ग वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेतक हैं पुराणों के। कौन से इतिहासकार सिकंदर के साथ भारत आए थे? आपका
तो कार्टेस है, प्लूटार्क है, डियोडोरस है, एरियन है, जस्टिन है, निराकस है, आपका आनिसिक्रिटिस है। पुस्तक व लेखक लाइफ ऑफ हेंस यांग, हुई लिखा है। द नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी, हिस्टोरियल फिलिपिकल जो है पाइम्पेस ट्रोगस, द हिस्ट्रीज आपका हेरोडोटस लिखता है। किस शासक ने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य किया था? दंतीदुर्ग ने। किस शासक ने भारत में स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन नियमित उपयोग के लिए सर्वप्रथम करवाया था? बिम कटफिसस ने। किस आपका अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है? तमास्की गुर्जरा। चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियाँ देवगुप्त, देवराज, देवर्षि अन्य नाम है। विक्रांक है, विक्रमादित्य, परम भागवत उपाधियाँ हैं। कन्नौज के त्रिदलीय संघर्ष में भाग लेने वाला जो शासक थे? पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन प्रथम, और अशोक ने चंद्रगुप्त बनवाया ही था। फिर देखेंगे गायत्री मंत्र की किस ग्रंथ से लिया गया है? तो आपका ऋग्वेद के तीसरे मंडल में यह सूर्यदेव को समर्पित है। बुद्ध धर्म द्वारा बौद्ध धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो सुभद्र था। मौर्य काल में सीता कहा जाता था राज की भूमि से प्राप्त आय को। ठीक है। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश किस स्थान पर दिए? श्रावस्ती। विभिन्न संवत एवं आरंभ होने वाली तिथि विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व और आपका शक संवत 78 ईसा पूर्व। और आप देखेंगे गुप्त संवत आपका जो है वो 319 ईस्वी। जैन धर्म के संप्रदाय श्वेतांबर और दिगंबर या अपनी मतलब श्री कलश द्वारा किस शासक के सिक्कों पर बुद्ध का अंकन मिलता है? कनिष्क। जैन विद्वान हेमचंद्र जो थे किस भाषा में सभा था इनका? कुमार पाल। किस शासक की सभा में ये थे जैन विद्वान हेमचंद? तो कुमार पाल। एलोरा की गुफा जो है इसका निर्माण राष्ट्रकूटों के शासनकाल में हुआ और औरंगाबाद में स्थित है। यह बौद्ध, जैन, हिंदू धर्म से संबंधित है। ठीक है। आगे देखेंगे मीनाक्षी मंदिर के बारे में। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। इसका निर्माण पांड्य शासकों द्वारा कराया गया था और पार्वती को समर्पित मंदिर है ये। खजुराहो का मंदिर, इसका निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था और ये जो थे मद्रास के छतरपुर जिले में स्थित हैं। ये हिंदू मंदिर वैष्णव एवं शैव संप्रदाय तथा जैन धर्म से संबंधित है। 64 योगिनी मंदिर मांगतगेश्वर मंदिर है आपका। बराह मंदिर है ये खजुराहो में जो है। लक्ष्मण मंदिर है, विश्वनाथ मंदिर है, कंदरिया महादेव मंदिर है, फिर आपका महिषासुर है, मर्दनी मंदिर है एवं हनुमान मंदिर। हिंदू धर्म से संबंधित तथा पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर, शांतिनाथ मंदिर जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है। कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ के बारे में देखिएगा। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा शासक महमूद खिलजी को विजय प्राप्त करके मतलब हरा करके बनवाया था। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का शासक था। तराइन का जो प्रथम युद्ध था 1191 में पृथ्वीराज एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। इस पृथ्वीराज की विजय तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 और आपका पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी। पृथ्वीराज चौहान के दरबार में चंद्रबरदाई और जननायक कवि रहते थे। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज आसो और जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा है। ठीक है। अब देखिएगा पुराणों की संख्या 18 है। रचना लोमहर्ष और उग्रश्रवा ने किया है। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ आपका लौरिया है। भारत में प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में पाए जाते हैं? भारत में प्राचीनतम शिलालेख किस भाषा में पाए जाते हैं? तो प्राकृत भाषा में पाए जाते हैं। गंगा घाटी में धान का प्राचीनतम साक्ष्य लौरादेव से। भीमबेटका की गुफाएं यह मध्य प्रदेश में रायसेन जिले में स्थित हैं और यह भित्ति चित्र जो है चित्र के लिए प्रसिद्ध है। यह पूरा पाषाणकालीन एवं मध्य पाषाणकालीन चित्र प्राप्त हुई यहाँ पे। बुद्ध गौतम की माँ किस वंश की थी? तो कोली वंश की थी। महावीर स्वामी का प्रथम अनुयायी कौन था? जामाली था। ठीक है। आगे देखेंगे कि महाजनपदों की जानकारी कहाँ से मिलती है? अंगुत्तर निकाय भगवती सूत्र से। जिन ग्रंथों से अनेक पुरुष
मेध का उल्लेख है वह है शतपथ ब्राह्मण। जिस ग्रंथ में पुरुष मेध का उल्लेख है वो शतपथ ब्राह्मण है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन का साक्ष्य मिला है आदमगढ़ और आपका आदमगढ़ और बागौर। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थल बौद्ध और जैन के लिए प्रसिद्ध है? कौशाम्बी। योग दर्शन का प्रतिपादक पतंजलि है। वेनसांग देखेंगे। वेनसांग चीनी यात्री था। पुष्पभूति वंश नामक शासक हर्षवर्धन के दरबार में आया था। यह बौद्ध भिक्षु था और के रूप में भारत आया था। इसे यात्रियों का राजकुमार कहते हैं। इसकी यात्रा का विवरण किताबे उल का नाम शिव की है। फिर है कि कुछ प्रसिद्ध मंदिर हैं, देख लीजिएगा, इसके बाद खत्म है वीडियो। कांचीपुरम का मंदिर चेन्नई में तमिलनाडु पल्लव वंश बनाता है। कोणार्क मंदिर पुरी उड़ीसा में है। निर्माणकर्ता नरसिंह देव प्रथम है। जगन्नाथ मंदिर पुरी चोड़गंग वंश में बनवाया है। और आपका दिलवारा जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान विमल शाह बनवाता है। सूर्य मंदिर कोणार्क उड़ीसा में है। हर मंदिर पटना में महाराजा रणजीत सिंह। विष्णुपद मंदिर आपका गया बिहार अहिल्याबाई होलकर। स्वर्ण मंदिर अमृतसर बनवाए हैं। ठीक है। अब देखिएगा अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि। और आपका शंकराचार्य द्वारा मठ स्थापित कल देख चुके हैं। ज्योतिर्मठ आपका बद्रीनाथ। गोविंद मठ पुरी। शारदा पीठ आपका द्वारिका। संगेरी में मैसूर में। प्राचीन साहित्य एवं दर्शन सांख्य दर्शन आपका कपिल मुनि। न्याय दर्शन गौतम मुनि। योग दर्शन पतंजलि। वैशेषिक दर्शन कुणाद। और मीमांसा दर्शन जैमिनी। और उत्तर मीमांसा दर्शन आपका बादरायण। ठीक है। किस शासक ने सर्वाधिक संख्या में ताबिक सिक्के जारी किए थे? कुषाणों ने। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर घरों के भीतर कुछ कुएं के साक्ष्य मिलते हैं? मोहनजोदड़ो। दक्षिण भारत का कौन सा प्राचीन राज्य नौके के लिए प्रसिद्ध था? चोल। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया? मुंडकोपनिषद। ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। आपका प्राचीन काल में किस वंश का शासक स्वर्ण काल कहा था? तो गुप्त काल को। तक्कोलम का युद्ध हुआ था चोल और राष्ट्रकूट के मध्य। श्रवण बेलगोला या मसूर कर्नाटक में स्थित है। गोमतेश्वर जैन धर्म के भगवान 57 फीट की ऊंची मूर्ति स्थित है। इसका निर्माण गंगवंश ने कराया है। प्रथम बौद्ध संस्कृति की अध्यक्षता किसने की थी? महाकश्यप। कल्हण और राजतरंगिणी को किसने आगे बढ़ाया था? जोनराज और आपका प्रभाभट्ट श्रीवर। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नहीं है सिंधु। और नचिकेता और यम का संवाद किस ग्रंथ में? आपका कठोपनिषद में। और बौद्ध का कौन सा शिष्य है जो बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख बनना चाहता था? देवदत्त। ठीक है। अब सारा खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। ये देखिएगा थोड़ा सा और है। प्रेतेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। शिव मंदिर इसका निर्माण चोल शासक राजा प्रथम ने करवाया था। यह द्रविड़ शैली में बना मंदिर है। यह भगवान शिव की नंदी बैल की विशाल प्रतिमाएं स्थित है इसी के प्रांगण में। चित्रगुप्त मंदिर यह उज्जैन मध्य प्रदेश में स्थित है। यह भारत में लौह पुरुष के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अतरंजी खेड़ा आपका उत्तर प्रदेश से। शून्यता के सिद्धांत का प्रतिपादन नागार्जुन ने किया है। किस वेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। तोल्काप्पियम जो है, तोल्काप्पियम यह संगम साहित्य का ग्रंथ है जो व्याकरण तमिल से संबंधित है। इसकी रचना तोल्काप्पियर ने की थी। इसकी रचना द्वितीय संगम काल में हुई थी, देख चुके हैं। महाबलीपुरम आपका यह रथ मंदिर है जो पांडवों के नाम पर बनाए गए हैं। और इसका निर्माण पल्लव वंश शासक आपका नरसिंह वर्मन ने करवाया था। ठीक। भारतीय दर्शन का प्रारंभिक शाखा सांख्य है। प्रारंभिक आपका मालवा गुजरात एवं महाराष्ट्र किस मौर्य शासक ने सर्वप्रथम जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। भारतीय संस्कृत के मत हैं जो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुचार्य, अद्वैतवाद शंकराचार्य, शुद्धाद्वैतवाद आपका वल्लभाचार्य, मानक समय निम्नकाचार्य और आपका धारकारी संप्रदाय रामदास और वारकरी समुदाय तुकाराम। ये खत्म हुआ। संगम काव्य खत्म। तब तक का धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो अच्छी लगती तो बताइए, कमेंट करिए। ठीक, धन्यवाद।